नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है तो हम आपको बताएंगे कि माँ की अज़मत क्या होती है, माँ की दुआएँ क्या होती हैं और माँ की दुआओं के जो नताइज बरामद होते हैं वो क्या होते हैं। तो बहरहाल इसके लिए हम अब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह इस्लाम ने माँ की अहमियत को वाज़ेह किया है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि एक सहाबी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, आपसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक के हक़दार कौन है, यानी मेरे हुस्न सलूक के हक़दार माँ है या बाप है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। फिर उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरा बाप। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस अंदाज में इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने माँ को अहमियत दी है। माँ को अहमियत इसलिए भी दी है कि अगर आप देखें माँ जो जब पैदा करती है बच्चे को तो उसको किस कदर तकालीफ का सामना करना पड़ता है, किस कदर लेबर पेन का सामना करना पड़ता है। 9 माह तक यानी 282 डेज़ तक वो अपने पेट में बच्चे को रखती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है या बेटी पैदा हो जाती है तो आप देखेंगे कि किस तरह उसकी हिफाजत करती है मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ मौसमों से, और यहाँ तक कि तूफ़ान हो या बारिश, माँ भीग जाएगी लेकिन अपने लख्त जिगर को या नूर नज़र को भीगने नहीं देगी। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि कोई मुसीबत आती है तो माँ आगे बढ़कर उस मुसीबत को खुद थाम लेती है लेकिन अपने बच्चों तक पहुँचने नहीं देती है। और याद रखिए, अगर खाने को ना हो माँ तड़प जाएगी लेकिन अपने बच्चों को किसी न किसी तरह उनके मुंह में निवाला ज़रूर डालेगी। ये होती है माँ, और इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहा गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम माँ की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह हमारी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप यानी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। जनूबी अफ्रीका को फाइनल में 7 रनों से शिकस्त दे दी और टीम इंडिया की टीम जब वापस आई बारबाडोस से एक चार्टर्ड फ्लाइट में आई और दिल्ली में जब उतरी तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। हालांकि वहाँ मौसम बहुत ख़राब था, शदीद बारिश हो रही थी, उसके बावजूद टीम इंडिया के ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया अवाम की कसीर तादाद की जानिब से। और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टीम इंडिया ने मुलाकात की और इस टीम इंडिया का हिस्सा थे हैदराबाद के फास्ट बॉलर या टीम इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज की ज़िंदगी का हाल तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके ज़िंदगी में जो नशीब व फराज आए और जिस अंदाज में उन्होंने जद्दोजहद की आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल कहते हैं कि जिससे माँ बाप की दुआएं होती है दुनिया की कोई ताकत उसे नाकाम नहीं कर सकती, बल्कि कामयाबी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़कर उसके कदम चूमती है। तो मोहम्मद सिराज के कदम भी चूमी कामयाबी ने और उसकी वजह थी उनकी माँ की दुआ, उनके बाप की दुआ। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात करेंगे मोहम्मद सिराज की और आपको बता दूं कि मोहम्मद सिराज जब हैदराबाद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, मिसाली इस्तकबाल किया गया और ऐसा लग रहा था कि एक जश्न का मंजर है। और फिर जब वो सिराज अपने घर पहुंचते हैं तो अपने माँ के कदम चूमते हैं और माँ को जो आप देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप विनर्स जो मेडल था वो उनको पहनाते हैं और वो खुद इंस्टाग्राम पे इस फोटो को शेयर करते हैं और साथ में ये लिखते हैं बॉस और उसके इमोजीज बनाते हैं दिल के। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर माँ अपने बच्चों की बॉस होती है, हर माँ अपने बच्चों की, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन टीचर होती है, हर माँ अपने बच्चों का यकीन मानिए कि दुआओं की मशीन होती है माँ। तो बहरहाल जिनकी माएँ नहीं हैं हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे, और जिनकी माएँ हैं हमारी यही दुआ है कि उनको अल्लाह ताला उम्र इक़बाल में उनके तरक्की अता फरमाए, उनका साया, उनकी शफ़क़त उनके बच्चों पर कायम रखे। तो बहरहाल सिद्दीक साहब, आपने देखा कि किस तरह मोहम्मद सिराज, आपने देखा कि वर्ल्ड कप फाइनल में तो वो नहीं खेल सके थे लेकिन तकरीबन 3 मैचेस में उन्होंने वर्ल्ड कप के आयरलैंड के खिलाफ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ, USA के खिलाफ उन्होंने हिंदुस्तानी टीम की नुमाइंदगी की थी। जब वो आते हैं वापस तो आपने देखा कि किस तरह
माँ के साथ वो लिपेट जाते हैं और माँ को अपना मेडल भी पहना देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब माँ की जो दिल से दुआएं निकलती होंगी कि औलाद की जो तरक्की देखती है माँ, तो उसका जो एहसासात होते हैं, उसके जो जज्बात होते हैं, वो अल्फाज में बयान ही नहीं किए जाते। बिल्कुल जो है ना, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि माँ का जो हिस्सा होता है तरबियत में वो बहुत अहम होता है, और साथ साथ दुआएं भी होती है। और काफ़ी अरसे के बाद हैदराबाद का नाम उन्होंने रोशन किया है जी जी, और इसके लिए बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। तो काश के वो दूसरे मैचेस भी अगर हिस्सा दिया जाता तो उनको और बहुत खुशी की बात होती है। जी जी, लेकिन इसमें माँओं की तरबियत का, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है, और साथ साथ उनकी मेहनत और लगन जस्तजू भी उनकी इसमें बहुत अहम कामयाबी जो है ना इसमें शामिल है। और ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहिए हैदराबाद के लिए ख़ास तौर पर। बहुत ही यानी काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी नुमाइंदगी मिली है हैदराबाद के एक प्लेयर को। तो मेरे ख्याल से यानी बहुत अच्छा वाकई उस काबिल थे कि जिस तरीके से उनका इस्तेक़बाल किया गया है वो इन्हें डिज़र्विंग थे उसके लिए। तो बहुत यानी शानदार जो है ना खेल का मुजाहरा भी उन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। और हैदराबाद के लोग भी जो है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि उनको वैसे ही जो है ना उनको वेलकम किया है ना। बिल्कुल सही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि प्यारी माँ तुझको, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तो आपने देखा कि मोहम्मद सिराज ने किस तरह अपने माँ की कदरदानी की। और मैं समझता हूँ कि जो लोग माँ की कदर करते हैं, माँ का एहतराम करते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपनी जान से भी ज़्यादा माँ को चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि वो कभी नाकाम नहीं रह सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है, चाहे माँ हो या चाहे बाप हो, जिस वक्त आप अपने माँ बाप, अपनी औलाद से भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने लगेंगे, तभी कहीं जाकर आप मोमिन बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो बहरहाल हम जब माँ की बात करते हैं, माँ, जैसा कि सिद्दीक साहब ने कहा कि माँ की तरबियत की बात करते हैं, तो आज बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हैदराबाद में जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आपने देखा कि हर मामूली बात पर कत्ल की वारदात पेश आती है, हर मामूली बात पर इक़दाम कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नौजवान ऐसा लगता है कि काबू से बाहर हो चुके हैं, और इसकी वजह माँ बाप की तरबियत भी है। अगर माँ बाप तरबियत नहीं करेंगे, अपने औलाद को ये नहीं बताएंगे कि देखो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और जो उम्मती होते हैं प्यारे नबी के, वो तशद्दुद पर यकीन नहीं करते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो खुद ही वो भी वही चीज़ पसंद करते हैं जो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करते हैं जो खुद के लिए पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हैदराबाद के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, नौजवान एक दूसरे को मारने लगे हैं, कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। अब आप देखिए कि एक ताज़ा वाक़या इक़दाम कत्ल का पेश आया है बाग अमजदुद्दौला काला पत्थर में। आप देखेंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, 700 रुपये के लेन देन का मामला था, और दो दोस्तों ने के आपस में ये मामला था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। ये अच्छा हुआ कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन ज़ख्मी हो गया। जी जी बिल्कुल रैस साहब, ये बहुत बड़ा एक इसको समाजी मसला भी हम कह सकते हैं, और साथ साथ दूसरी जो लानतें हैं मंशियात वगैरह की, उसका भी एक सबब है। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये जो कत्ल की वारदातें एकदम से जो बढ़ी हैं, इलेक्शन के बाद ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर आप गौर करें तो इसके पीछे कुछ सियासी रखावतें भी हो सकती है, सियासी भी इसके ऊपर उनसर कार फरमाए, बगैर लिंक के ये चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत कम थे वाक़यात एकदम से। तो अचानक जो है ना बढ़ जाना क्या है, इससे बताइए आप जाना। तो उससे हट के भी यहाँ की जो इन्हें गंदी खासर मंशियात जो फैल गए हैं, और ख़राब आदतें जो हो गए, नौजवान जो है ना ख़राब लतों में मुब्तला हो गए हैं, और बड़ों की तरफ से कोई निगरानी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों पे। तो कई ऐसे अनासिर हैं इसके ज़िम्मेदार हैं जो इस किस्म के हालात अल्टीमेटली हो गए वहाँ पर जाना। लेकिन सर आप देखेंगे हमारे सिद्दीक साहब कि जहाँ तक जैसे कि आपने मंशियात की बात की है, ठीक है, बहुत ये लत, ये जो लानत है, ये जो लत है, वो बढ़ती जा रही है। ताहम एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे उलमा व मशाइखीन ने, जाफ़र पाजा जैसे उलमा, उन लोगों ने हाल ही में एक इजलास मुनक़िद किया था जिसमें कहा गया था कि किस तरह इस लानत पर काबू पाया जाए, नौजवानों को कत्ल गारतगिरी से, तबाही व बर्बादी से बचा जाए। तो बहुत अच्छा उन्होंने अच्छी पहल की थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उलमा व मशाइखीन इस मामले में आगे आ रहे हैं, खुद सिराज, मोहम्मद सिराज जो हैं, वो भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नौजवानों से वो अपील कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि कत्ल गारतगिरी से बाज आ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में आप अगर एक चंद मिनट्स के ही अगर आप
गुस्से में आ जाते हैं या फिर बरहमी का इजहार करते हैं और कोई इंतहाई इकदाम कर देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी पर चाकू चला देते हैं, किसी पर गोलियां चला देते हैं, तो इससे आपका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है, आप खैर-ओ-बंद की सोबत बर्दाश्त करने पर मजबूर हो सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। और एक बात यह है कि मोहम्मद सिराज की जो वालदा मोहतरमा है शबाना बेगम, जिस अंदाज में वो खुश दिखाई दे रही थी, मैं समझता हूँ कि हर औलाद की कामयाबी पर, चाहे वो क्रिकेटर हो या ना हो, जब औलाद कामयाब होती है तो हर माँ का हाल यही होता है, उसकी खुशी का अंदाज भी यही होता है। बिल्कुल आपने सच कहा है, बिल्कुल। और वाकई सही खुशी तो माँ को ही होती है, क्योंकि उनकी औलाद इस मुकाम पे पहुँच चुकी है। तो इसमें जहाँ तक ये जो आप जिसने कहा है कि बहुत मुस्सिर साबित हो सकता है, अगर हर गोशे से इस किस्म के वाक़यात के जो है ना मुसलसिल है ना, अगर आप उस पर उसको रोकने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से मुस्सिर साबित हो सकता है। और आप पुलिस पर भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। और जहाँ तक पुलिस का जो मामला है रियाज साहब, ये जो केसेस हो रहे हैं, और पुलिस सिर्फ इन्हें दुकाना वगैरह बंद करा के आप अपनी जिम्मेदारी से इन्हें पर्दापोशी नहीं कर सकती जना। आप जो है ना जो कारोबार है उसको बंद करा के आप सोच रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, वैसा नहीं है। बल्कि जो है ना उससे हटके कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे आपको देखना ज़रूरी है डीप में जाके। जी हाँ, इसकी कुछ नफ्सियाती भी मैं समझता हूँ है, और भी हैं कई अनासिर है रियासत, इसको अगर देखा जाए तो एक ही नहीं है इसके रीज़न, कई रीज़न है। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, और ये सब की जिम्मेदारी थी, जैसा कि कहा कि पूरे जो उल्मा है, दानिश्वर है, सारे लोग आगे आएँ, आके जो है ना अपने अपने हिसाब से महल्लावारी सतह पे जो कोशिश करे अपनी जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मौजूद माशरे में मौजूदा हालात हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन भी बहुत ज़िम्मेदार है। क्योंकि आप देखेंगे कि आप घरों में देखेंगे तो माँ बाप से लेकर बच्चे भी मोबाइल फ़ोन मुसलसल इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। इसी तरह छोटे से बच्चे भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। अगर उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाए या ज़बरदस्ती हासिल कर लिया जाए तो वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई यानी नफ्सियाती बीमारी में ये मुब्तला हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक लानत की तरह मोबाइल फ़ोन इंसान को अपना गुलाम बना रहा है, और जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के झगड़ों में भी इजाफा हुआ है, और उसकी वजह है मोबाइल फ़ोन। लेकिन आपको बता दूँ, एक वाक़या बताना बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर है जो अपने घर लाकर बच्चों के जो पर्चे होते हैं, इम्तिहानी पर्चे, जवाबी ब्याज, वो चेक कर रही थी, और चेक करते करते वो रोने लगी, और उसके शौहर ने पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो उस टीचर ने, जो उसके हाथ में पेपर था जो चेक कर रही थी, वो अपने शौहर को थमा दिया। शौहर ने देखा, एक सवाल था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसने कहा कि बच्चा लिखता है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ, और उसके बाद उस पर वजूहात भी लिखता है बच्चा कि मैं इसलिए मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उनके हाथ में हमेशा मोबाइल फ़ोन होता है, वो हमें केयर नहीं करते, यानी मुझे मेरी परवाह नहीं करते, बल्कि मोबाइल फ़ोन की परवाह करते हैं, मुझे यानी मोहब्बत नहीं देते, बल्कि सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ उनके अपने मोबाइल्स बने होते हैं। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल बन जाऊँ, और तब कहीं जाकर मेरे माँ बाप जो हैं वो मुझ पर तवज्जो दें, मुझसे चाहत का इजहार करें, मुझे चाहने लगे, मुझसे मोहब्बत करने लगे, और तमाम उनकी जो तवज्जो है उसका मरकज़ मैं बन जाऊँ। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह मोबाइल फ़ोन जो है वो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है, माँ बाप को बेटे से दूर कर रहा है, और शौहर को बीवी से दूर कर रहा है, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन रिश्तेदारों से दूरी का सबब भी बन रहा है। तो सिद्दीक़ साहब, आप क्या कहते हैं? रियाज साहब, अगर आप देखा जाए तो बहुत अच्छी यूसेज भी है उसका जना, अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ये बहुत कारामद साबित हो सकता है। लेकिन आप अगर मिसयूज़ करेंगे इसका, खास तौर पे अगर आप बच्चों को थमा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो आप बताइए इसके कितने दूररस ख़तरनाक नताइज इसके आ सकते हैं। जी जी। और अक्सर देखा गया है कि घर में जो है ना, जब कभी बिजी रहते हैं माँ बाप, तो बच्चे को खामोश करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल थमा देते हैं। जी जी। ये नहीं सोचते कि आगे चल के वो एडिक्टेड हो जाएगा। इसके कितने ख़तरनाक दिमागी तौर पे उसकी सलाहियतें हैं, आँखें हैं, उसकी बीनाई है, बसारत है, ये कई उसके चीज़ें हैं जिससे बहुत ख़तरनाक असरात आगे जाके पड़ सकते हैं। अरे मैं समझता हूँ कि जो उसके स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उस पर भी असर पड़ेगा, उसके आईसाइट्स पर असर पड़ेगा, उसके अंदाज़े सोचने का जो अंदाज़ है, उसका परवाज़ तख़य्युल है, वो भी मुतासिर हो जाएगा। आगे चल के उसको तो ऐनक लगनी है कैसा भी, और फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होगी, वो तो उसको जो है ना बीमारी आएंगे, फिर ओवरवेट हो ही जाएगा, और उससे हट के जो उसके रेज निकलते हैं वो दिमाग पे जो है ना असरअंदाज होते हैं। और आप देखेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, जबकि उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकलें, कुछ ग्राउंड में जाएं, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, इंडोर स्टेडियम से वहाँ जाएँ,
जी खत्म हो गई, सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो गई, गेम्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं और ये घर तक महदूद होकर रह गए हैं। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, मैं सोचता हूँ कि इस पे जो है ना फ़ौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है इस पर। बहरहाल एक तरफ तो आप देखेंगे क़त्ल गारत गिरी हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क में सियासी इक़दार है वो भी मिलियामेट हो चुके हैं। 2014 से इसके सिलसिले का आगाज़ हुआ और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फ़िरका परस्त जो दरिंदगी है उसमें भी बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, उसी तरह जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है मोदी हुकूमत में। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में आप देखेंगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स यानी चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई है और आप ये भी देखेंगे कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन जो वो था यानी एक्ट था उस पर उसके तहत आप देखेंगे कि हेडक्वार्टर बनाया गया था दारुल हुकूमत दोनों रियासतों का मुश्तरका तौर पर हैदराबाद को, वो मियाद ख़त्म हो चुकी है। अब जो असासों की तकसीम है और ओहदों की जो तकसीम है, यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूट्स है, इदारे हैं, इवन सीट्स जो होते हैं तालीमी इदारों में उसकी तकसीम है, उस पर भी बात हुई है। चूँकि चंद्रबाबू नायडू सियासी तौर पर रेवंत रेड्डी के उस्ताद माने जाते हैं तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत ही यानी अच्छे अंदाज में ये मसला हल हो जाएगा। और एक अहम बात यह है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है या फिर आप देखेंगे कि बीआरएस का सवाल है, हालात इस कदर मैं समझता हूँ कि गंभीर होते जा रहे हैं, संगीन होते जा रहे हैं बीआरएस के लिए, उसकी परेशानियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है क्योंकि जिस अंदाज में बीआरएस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस का घर जो है वो खाली हो चुका था, अब ऐसा लगता है कि बीआरएस का घर भी खाली हो रहा है क्योंकि आपने देखा कि कल ही 6 जो एमएलसीज थे बीआरएस के उन लोगों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और कानून साज काउंसिल में जुमला 40 नशस्तें हैं और 40 में से सिर्फ 4 नशस्तों पर कांग्रेस का कब्जा था। अब कांग्रेस के एमएलसीज की तादाद 10 हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब तक 7 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में बीआरएस को से इनहराफ करते हुए शमूलियत इख्तियार कर ली है और आज 7वां जो रुकन असम्बली है उनका ताल्लुक है गदवाल से और बीआरएस एमएलए हैं ये और बंदुला कृष्णा रेड्डी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हालात हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मजीद 4 से 5 अरकान असम्बली जो बीआरएस के हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। सिद्दीक साहब, तो क्या होगा इससे? जैसा भी एक अजीब गरीब सूरत-ए-हाल है, एक नई सबबंदी की तरह हो गया है। एक तरफ तो खुशियाँ मची हुई है, दूसरे तरफ तो मातम मचा हुआ है दूसरी पार्टी में जाना, और मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप थोड़ी नज़र डालें, यानी बीआरएस का कमज़ोर होना जो है ना बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने के बराबर होता है अगर आप गौर करें तो इस चीज़ को जो है ना, तो इतनी तेज़ी से इसमें इनहराफ एक्सोडस नहीं होना चाहिए, मैं जा सकता हूँ उसको, ये मेरा अपना ओपिनियन। जी जी, क्योंकि जो है ना ऑलरेडी बीजेपी का तो पोजीशन आपको मालूम हो चुका है, कितने सीट थे और अब कितने हो गए उनके जो है ना, तो ये थोड़ा ख्याल रखें इस बात का, जो सियासी मुबस्सिरीन है, सियासी जो तजिया निगार है, इस बात का ख्याल रखें कि ये जो है ना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है फ्यूचर में जो है ना यहाँ पर। लेकिन देखिए आप, मुझे तो ऐसा लगता है जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीआरएस को नुकसान पहुंच सकता है और बीआरएस असेंबली और कानून साज काउंसिल में कायदे अपोजिशन का जो ओहदा है वो भी खो दे सकती है, उससे महरूम हो सकती है, उसी तरह जिस तरह माजी में कांग्रेस को महरूम किया गया था। तो ऐसा लगता है कि टिट फॉर टैट का मामला चल रहा है, जो बोएगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो ऐसा लग रहा है कि वो माहौल तेलंगाना में पाया जाता है। और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है सिद्दीक साहब के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम जो है वो यहाँ पर अपनी पार्टी का अहिया करेंगे और ना सिर्फ अहिया करेंगे बल्कि वो ताकत, एक नई ताकत भी बन सकते हैं और बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते हुए, उसी तरह जिस तरह आंध्र प्रदेश में उन्होंने इत्तेहाद किया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हालात में यानी सियासी हालात, सियासी मौक़िफ़, सियासी पोजीशन जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसमें तब्दीली लाएंगे। बिल्कुल ये हो सकता है कि उन्हें तो जो ग़ुरबतें बढ़ी हैं, जो इंटरेस्ट उनका बढ़ा है आहिस्ता आहिस्ता तेलंगाना में, ये उसी बात की तरफ इशारा है कि यहाँ पर जो है ना आगे चल के ये बिल्कुल जो है ना बीजेपी से लोग इत्तेहाद करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, तेलुगु देशम का फिर से अहिया हो सकता है यहाँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मगर मेरे ख्याल में कि दोनों स्टेट्स को मिलकर काम करना चाहिए, तरक्की जैसा अभी करीब आ रहे हैं, दोनों तेलुगु रियासतें बिल्कुल रियासतें हैं, बैठ के बात करें, मिलजुल के जो भी मसाइल हैं उनको हल करें, करके जो है ना आप सब मिलके जो है ना अपनी स्टेट के लिए काम करें दोनों। जी जी, तो इसमें दोनों का फ़ायदा है।
लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तेलुगु देशम भी पड़तोल रही है रियासत तेलंगाना में अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने में, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीआरएस का ये हाल है कि उसके अरकान असेंबली इनहराफ करते जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिर से केसीआर जो तेलंगाना जज्बात है उसको उभारने की कोशिश करेंगे, उन जज्बात से पूरी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो टीआरएस ही नाम रखते पार्टी का बीआरएस की बजाय तो नतायज कुछ और होते। बिल्कुल जो है ना, उनको इस बात का एहसास हो चुका है चीज़ का। जी जी। और अपनी शोहरत को या अपनी जो भी साख है बचाने के लिए किसी और का सहारा भी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबिलिटी है ना ये भी। अब जब उनको मालूम हो गया कि सर्वाइवल ही बका ही बाकी नहीं है, अपनी बका को खतरा हो गया, तो फिर अपने सर्वाइवल के लिए किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे ये पॉलिटिकल हो या प्यार हो या फिर जंग हो, इसमें सब कुछ जायज़ है ये कहा जाता है। और पॉलिटिक्स में खास तौर पर कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं रहता। बिल्कुल जो है ना, ये उनका अपना नजरिया है कि कोई मुस्तकिल तौर पे दोस्त ने दुश्मन ने कभी भी कोई भी जंग किधर भी लगा सकता है, कोई किधर भी आ सकता, किधर भी जा सकता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है और ख़तरनाक बात भी हो सकती है कभी। जी जी जी। मेरा नाज़रीन, जहाँ तक इनहराफ का सवाल है, आप देखेंगे कि किस तरह इनहराफ हो रहा है। पहले तो कडियम श्रीहरि जिन्हें केसीआर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, फिर आप देखेंगे कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और फिर उनकी बेटी जो है काव्या कडियम उसे बीआरएस पहले अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान करती है, लेकिन वरंगल से फिर कांग्रेस की वो उम्मीदवार बन जाती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। तो ये जो यानी आप इसे मौका परस्ती भी कह सकते हैं, मफाद परस्ती भी कह सकते हैं, तो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कडियम श्रीहरि के साथ डी नागेंद्र जो खैरताबाद के रुकन असेंबली मुंतखब हुए, वो भी उन्होंने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, फिर सिकंदराबाद से मुकाबला किया। हालांकि वो जीतने वाले नशस्त थी, लेकिन पता नहीं क्यों हार गए और क्या वजूहात हैं जो वो हार गए हैं। क्या इसमें कोई साजिश है, क्या इसमें कोई खेल खेला गया, क्या सिर्फ किशन रेड्डी को जिताने के लिए कुछ काम किए गए, ये कुछ ऐसा अजीब गरीब लगता है। मशकूक चीज़ें हैं ये। फिर टी वेंकट राव भी कांग्रेस में शामिल हुए, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी वो जब कांग्रेस में शामिल हुए तो आप देखेंगे कि बीआरएस को ज़बरदस्त झटका लगा। और फिर डॉक्टर संजय कुमार जगतियाल से इनका ताल्लुक है, जीवन रेड्डी ने इसके खिलाफ बहुत एहतजाज किया था, उसके बाद सीएम ने उस पर काबू पा लिया, यानी एहतजाज ख़त्म हो गया, उनकी बरहमी दूर कर ली गई, पार्टी हाईकमान भी उसमें शामिल हुआ। तो उसकी मुदाखलत से ये मैं समझता हूँ कि जीवन रेड्डी को समझा दिया गया कि यादయ్య भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो 6 अरकान असेंबली ये थे। और आज आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उनकी रिहाइशगाह पर, उनकी क़यामगाह पर बीआरएस के रुकन असेंबली गदवाल बंडला कृष्णा रेड्डी भी शामिल हो गए। तलसानी का भी जो है नाम आ रहा है कि वो भी जो है ना लाइन में ठहरे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इनको जो है ना वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। अच्छा। काफ़ी इन्हें दबाव इनको दिया जा रहा है कि इनको जो है ना मिनिस्ट्री भी दी जाए। अच्छा अच्छा, ये पूरा गेम चल रहा है बोल के ऐसा पता चला है। बिल्कुल तो यादव कम्युनिटी, बिल्कुल यादव कम्युनिटी को यादव सपोर्ट करेंगे बोल के वहाँ से प्रेशर डाला जा रहा है। हाँ, टी श्रीनिवास ये तलसानी श्रीनिवास यादव को जो है ना अच्छा शामिल करने के लिए। हालांकि आप देखेंगे बीआरएस में उनका बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा मुकाम था और काफ़ी जो है ना सनत नगर, जी हाँ सनत नगर के, और काफ़ी वो एरिया के बहुत ही मकबूल तरीन लीडर हैं वो, काफ़ी अच्छा खासा आवाम हिंदू मुस्लिम में मकबूल है, मकबूल है काफ़ी। जी जी। तो उनका भी ये है कि इधर ही आने के लिए पर तोल रहे हैं। बिल्कुल बहन नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही आपके जहन में ये बात आई होगी कि किसी का रेप हो गया होगा, किसी का कत्ल हो गया होगा, किसी मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद में शहीद कर दिया गया होगा, या फिर किसी अक़लियती यानी शख्स या अक़लियती शख्सियत के या दलित अक़लियती शख्सियत के मकान को पर बुलडोज़र चलाकर उसे मुनहदिम कर दिया गया होगा। इस तरह के ख्यालात आते रहते हैं। और देखिए, हर इंसान के सोचने का अपना अंदाज़ होता है, तो आप भी ये सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप हुजूमी तशद्दुद के बारे में सोच रहे हैं तो ये सच है, और यही हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शामली ज़िला है, शामली भी ज़िला आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह वहाँ ख़तरनाक 2013 में ख़तरनाक फसादात के वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद आपने देखा कि सियासत मिलत फ़ंड की जानिब से वहाँ स्कूल्स कायम किए गए, वहाँ पर लोगों की मदद की गई, बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश की गई। तो बहरहाल वहाँ पर एक वाक़या पेश आया, एक और मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए शहीद कर दिया गया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम आयद किया गया। उसी तरह जिस तरह अलीगढ़ में एक और मुस्लिम नौजवान यानी 30 साला मोहम्मद फरीद अलमारूफ औरंगज़ेब को पर सरखे का इल्ज़ाम या तारीख होने का शुबा करते हुए उन्हें शहीद कर दिया गया था। और अफसोस की बात यह है कि उस वाक़े में पुलिस ने जो शहीद फरीद के साथ साथ उनके भाइयों के ख़िलाफ़ सरखा और
खवातीन की बेहरमती करने के इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमात दर्ज किए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूपी पुलिस क्या कारनामे अंजाम देती है और कैसे कारनामे अंजाम देती है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है उसके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज कर देते हैं। बिल्कुल, यूपी बहुत बदतरीन रियासत हो चुकी है। जी जी, ख़ासतौर पे ये सिलसिला फिर से यानी तीसरी बार ये मोदी के आने के बाद से ये मॉब लिंचिंग का फिर से शुरुआत होगी इसकी। आप गौर करेंगे आप। जी हाँ जी हाँ, ये कम हो गए थे वाक़यात, लेकिन फिर से जो है ना इसकी शुरुआत हो गई है। 4 जून से लेकर आज तक गुजरात में 6 वाक़यात हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, गुजरात तो वैसे ही बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर फिर से हो रहे हैं। और फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अपनी साख बचाना ज़रूरी है इनको, कि वो तो यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले इनको जो है ना हालात सही अपने ठीक कर लेने चाहिए जी, वरना आपके बार वहाँ से कम्प्लीटली बीजेपी का सफाया होना ही है कैसा भी यूपी से। जी जी जी। जिस किस्म के हालात करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने यूपी की बात कही है, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि शामली से जो वहाँ के मुस्लिम कायदीन हैं, RLD के एक MLA है अशरफ, उन्होंने भी एहतजाज किया और ये मुतालिबा किया कि जो असल खाती हैं, 2 लोगों के नाम दिए जा रहे हैं, एक पिंकी के नाम और एक दूसरा है पंकज राजिंदर। तो ये दोनों की क़यादत में ये हुजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया। अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये दरिंदे एक बेखसूर लोगों का कत्ल कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, हुकूमत खामोश है, बेशर्मी के साथ इक़दाम करने से गुरेज कर रही है और ख़ास तौर पर जब मुसलमानों का मामला आ जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब अंदाज़ा लगाइए, ये जो जिस शख्स को शहीद किया गया फ़िरोज़ कुरैशी स्क्रैप का कारोबार करते हैं, 3 बच्चों के बाप है। अब अंदाज़ा लगाइए, एक बेवा, 3 बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। क्या यूपी पुलिस इसका मुआवजा अदा करेगी? क्या यूपी हुकूमत इसका मुआवजा अदा करेगी? नहीं करेगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाथरस में 121 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं एक खुदसाख्ता बाबा के सत्संग में जाकर, और बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ 2-2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। तो क्या इंसान की ज़िंदगी का मुआवजा सिर्फ 2 लाख रुपए है? ऐसा बंदा लगाइए कि इतना बड़ा हाथरस का वाक़या हुआ है वहाँ पर, वहाँ पे जो है ना FIR में बाबा का नाम अभी तक नहीं है। जी जी, जो जिम्मेदार हैं इसके पूरे भोले बाबा, उनका नाम आज तक नहीं है। तो इसके पीछे कई सियासी चीज़ें कारफरमा हैं, कई लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो आप बताइए कि आओ बका कर रहे हैं जो है ना ये लोग, बेचारे गरीब लोग हैं और मामूली से रकम दे के इनको जो है ना खामोश बिठा दिया जाता है। तो आप बताइए कि कितने बुरे हालात हो चुके हैं यूपी के, जिसका अंदाज़ है ना जंगल राज की तरह हो गया है। कुछ भी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है काबू में। तो पता नहीं इनका क्या हशर होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, पता नहीं वहाँ पे बीजेपी का। लेकिन सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि राहुल गांधी आप देखें अहमदाबाद में हैं, और अहमदाबाद में वहाँ पर उन्होंने पार्टी कारकुनों को एक कन्वेंशन से खिताब भी किया और कहा कि मोदी जी तो मुकाबला करने वाले थे अयोध्या से, यानी फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद में ही अयोध्या आता है, पार्लिमानी हल्के फैज़ाबाद से। लेकिन जब उनके सर्वेयर्स ने ये रिपोर्ट दी कि भाई अगर आप ठहरते हैं तो शिकस्त हो जाएगी, शिकस्त के इम्कानात है, इसलिए खामोशी से आप पतली गली से निकल जाइए और वाराणसी से मुकाबला कीजिए। और आप देखेंगे कि वाराणसी से जब वो हारते हारते जीते हैं तो राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम तुम्हें यूपी से भी यानी निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल जो है ना, और यानी रिपोर्ट से मालूम हो रहा है कि बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए आपके मोदी जी वहाँ से। वो भी जो है ना नाकाम हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको जो है ना वोट जो है ना, इल्ज़ाम ऐसा है कि लगा के उनको जो है ना फिर से जिताया गया वहाँ से, वरना वहाँ से वो हारने वाले थे। क्योंकि यूपी से जो है ना जो हुआ है ख़ासतौर पे लोग इतने बेजार हैं कि लोग जो है ना बिल्कुल नहीं चाहते कि बीजेपी आना दोबारा हो। सिद्दीक साहब, आप देखेंगे पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने तकरीर की, वो तारीखी तकरीर रही है। उन्होंने कहा कि RSS हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है और मोदी हिंदू नहीं है, अमित शाह हिंदू नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा कि ये लोग हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करते। जब ये तकरीर की तो गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि जिस तरह तुमने हमारे दफ्तर को नुकसान पहुँचाया है, हम असेंबली इंतखाबात में गुजरात हुकूमत को गिरा कर रहेंगे, उसे नुकसान पहुँचाएंगे। ये सब गुंडागर्दी कर सकते, ऐसा भी लोग क्या जवाब देंगे? यानी जितने जो पब्लिक की जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं उन्होंने, इनका जो असलियत है वो चेहरा बता रहे हैं। तो अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुंडागर्दी, तोड़फोड़, मारपीट, डराना धमकाना, इससे हट के और है क्या इनके पास? बताइए कौन सी इनके पास गट्स हैं, क्या चीज़ें जो बता सके आवाम को जाने। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।